ओके। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में अपन? अपन ने लास्ट क्लास में फजन रूल कंप्लीट किया था शायद ना। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। लिखेंगे हेडिंग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मेरे पास दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। क्या इनके बीच का डिस्टेंस? डी। तो डाइपोल मोमेंट दैट इज कॉल्ड म्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को? म्यू से। ये हो जाएगा आपका Q इंटू डी। मतलब अगर कोई बोले डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? Q इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक, दोनों साइन हटा दो, प्लस और माइनस हटा दो, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? Q। तो मेरे पास दो चार्ज है, एक का है प्लस क्यू और एक का वैल्यू है माइनस क्यू। प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। हमको उससे कोई मतलब, हम बात करें मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करें? तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्यू। तो क्यू इंटू डी मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी चार्ज के बीच का डिस्टेंस और उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कोई भी दो चार्ज है, उनके बीच का कोई डिस्टेंस है, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो और उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कहलाएगा? तो डेफिनेशन क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between them the product of magnitude of charge and distance between them is called dipole moment। तो डेफिनेशन लिख करके इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया क्या? ओके। आगे, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जानते हो क्या? जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज डेबी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका एसआई यूनिट होता है डेबे, और 1 dB इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, एंड 1 dB इज इक्वल्स टू 3.33 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर। समझो क्या मतलब? म्यूजिक का क्या था बेटा? Q इंटू डी। यस और नो? तो म्यू डाइपोल मोमेंट का यूनिट तो हमने डिफाइन किया, ऐसा यूनिट है डेबी। कोई दिक्कत इसमें? तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डी। व्हाट इज Q? चार्ज। Q इज चार्ज। चार्ज मैग्नीट्यूड छोड़ो, चार्ज है वो। व्हाट इज Q? Q इज चार्ज। अब चार्ज का यूनिट दो होते हैं। चार्ज को मैं डिफाइन कर सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से भी और कूलम से भी। तो चार्ज को मेजर करने के दो यूनिट, ये सीजीएस सिस्टम ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये आपका ऐसा यूनिट कूलम। कोई दिक्कत? और डी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करने का सेंटीमीटर भी और मीटर भी। तो मैं
दोनों को सेपरेटली अगर लिखूं तो Q का मैं यूनिट लिख सकता हूँ SU और D का यूनिट मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसका दूसरा यूनिट हो सकता है SU सेंटीमीटर, या फिर हो सकता है कि मैं चार्ज को किससे निकालूं, कूलम में, और डिस्टेंस को निकालूं मीटर में। तो इसका अगला यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। क्या हो गया? तो अगर मैं आपको डेबी में दूं तो आपको कूलम मीटर में कन्वर्ट करते आना चाहिए, या ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो मैंने दोनों रिलेशन लिख दिया। 1 डेबी इज इक्वल टू क्या होता है, एंड 1 डेबी इज इक्वल टू 3.33 क्या होता है, कूलम मीटर। कोई दिक्कत इसमें? तो ESU सेंटीमीटर में 10⁻⁻18 एंड कूलम मीटर में होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। क्वेश्चन करने में काम आएगा। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक, लिख ले सभी लोग? ओके। dipole moment is directly proportional to electronegativity difference. dipole moment is directly proportional to electronegativity difference, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, तीनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ? H तो कॉमन है, क्या कॉमन है? H। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस में ज़्यादा हुआ? HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI अगर हुआ तो। कोई दिक्कत इसमें? तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, आपका डाइपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा? ज़्यादा। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? व्हाट इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पड़े हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हो, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पहला कंडीशन, ये जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पड़े उसमें से कोई आए विदाउट एनी लोन पेयर। और दूसरा कंडीशन, आपका जो सारे आइटम है सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे आइटम सेम। तो वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर नहीं है, क्या नहीं है, और सारे आइटम उसके क्या है? सेम, वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा? और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एग्जाम्पल देख लेते बेटा। CH4, ठीक, PCl5, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया था। आओ तीनों का एग्जांपल आपको समझा देता हूँ बेटा। कार्बन 14 ग्रुप, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन बिलोंग्स टू 14 ग्रुप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कितने हाइड्रोजन? कितने बॉन्ड पेयर? तो बॉन्ड पेयर 4 है। लोन पेयर बताओ। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, एक भी लोन पेयर नहीं है। और सारे एटम कौन है? मतलब इसका म्यू क्या हुआ? 0। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या हुआ इसका म्यू? क्या हो गया? मॉलिक्यूल सिमेट्रिक। कौन सिमेट्रिक है पता करना है। क्या निकालो? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बॉन्ड पेयर निकाल लो, लोन पेयर निकालो। लोन पेयर नहीं है, पहला कंडीशन, लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सारे आइटम क्या होने चाहिए? सेम। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा? आया समझ में? कोई दिक्कत? और अगर इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर हो तब भी आपको चेक करना पड़ जाएगा। जैसे एक ही प्लेन पर सारे लोन पेयर है तो सिमेट्रिक हो गया,
और दो बॉन्ड पेयर ऊपर नीचे, तब भी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल SF6 सल्फर, कितना 16 ग्रुप, कितने बॉन्ड पेयर, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, कितने फ्लोरीन 6, हाँ या ना। तो सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना, और सारे के सारे क्या है फ्लोरीन, मतलब क्या हुआ सिमेट्रिक। सबका सबका डायपोल मोमेंट क्या है 0, सबका डायपोल मोमेंट क्या है, कोई तकलीफ किसी को भी, नोट कर ले। ओके, आगे देख लेते थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, क्या देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो अगर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट की, पहला टू डिटरमाइन पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पोलर है कि नहीं, एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब सबसे पहले अपन डायपोल मोमेंट से क्या निकाल सकते हैं, पोलैरिटी, मतलब पोलर नॉन पोलर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, पोलर एंड, और साथ में उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। कैसे, आ जाओ। अगर म्यू इज इक्वल्स टू 0 है बेटा, क्या है म्यू, देन कंपाउंड इज पोलर, कंपाउंड कैसा होगा आपका पोलर, यस और नो। और ज्योमेट्री होगी सिमेट्रिक, कैसे होगी ज्योमेट्री सिमेट्रिक। तो म्यू 0 आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा पोलर, यस और नो। म्यू 0 पोलर क्यों होगा भाई, म्यू 0 है ना, मतलब डायपोल मोमेंट क्या हो गया 0, पोलर मतलब समझते हो नहीं, H2O, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर पता होगा, बनाओगे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के तो ऐसा आएगा वी शेप, हाँ या ना। H2 का स्ट्रक्चर बनाओगे क्या आएगा वी शेप। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, पहली बात मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। इज इट सिमेट्रिक, नहीं ना सिमेट्रिक, नहीं, ओके। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्या चार्ज है उसके ऊपर माइनस, क्या चार्ज आएगा उसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है मतलब वो है पोलर, क्या है वो, तो H2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, H2 इज ए, कोई दिक्कत किसी को, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा पोलर, हाँ या ना। तो पहली चीज़ बताओ बे, H2O इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, समझ आया। तो म्यू अगर 0 है तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, हैं म्यू 0 है क्या इसका, इसका म्यू 0 नहीं है, चार्ज 0 होगा, सिमेट्रिक होगा तभी होगा, सिमेट्रिक होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, आया समझ में, पोलर नहीं है, तो म्यू 0, म्यू 0 तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, और कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिक। सही करो बे, रुक जाओ फिर से करो, सब सही करो, ठीक है। तो आओ इधर, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। अपन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल का पोलैरिटी और उसकी ज्योमेट्री। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं म्यू इज इक्वल्स टू 0, म्यू 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा हुआ, नॉन नॉन पोलर, कैसा हुआ मॉलिक्यूल, तो म्यू 0 मतलब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 लीनियर है, हाँ या ना। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जितना ऑक्सीजन खींचेगा उतना ये ऑक्सीजन खींचेगा, टोटल चार्ज नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो ये कैसा कैसा मॉलिक्यूल है,
सिमेट्रिक कैसा मॉलिक्यूल, म्यू कैसा, जीरो, तो नॉन पोलर म्यू जीरो, यस और नो, और कैसा मॉलिक्यूल है ये, तो जिसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो कौन होगा, नॉन पोलर एंड सिमेट्रिक। एग्जांपल CCl4 नॉन पोलर, सिमेट्रिक है, बना के देख सकते हो, लोन पेयर जीरो आएगा, ठीक है। CH4 कैसा आएगा, सिमेट्रिक, और कैसा आएगा, नॉन पोलर। सिमेट्रिक मतलब हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी केसेस देखे, जीरो लोन पेयर, सब बॉन्ड पेयर, sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनार, ये सब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर आ रहा है मतलब सिमेट्रिक, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनार सिमेट्रिक, sp3 टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिमेट्रिक, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिक, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल सिमेट्रिक। ये सारे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, समझ गए, हाँ या ना। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल अगर है तो लोन पेयर नहीं है, और जब लोन पेयर नहीं आएगा तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्या होगा, तो अगर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिक, और नेट फोर्स जीरो रहेगा, कोई चार्ज आएगा नहीं, तो नॉन पोलर। और यहाँ पर अगर आपका म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, और साथ में आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक। कोई दिक्कत किसी को, समझ आया। तो पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो म्यू जीरो है तो आपका मॉलिक्यूल कैसा, नॉन पोलर, और कैसा, सिमेट्रिक। और अगर आपका म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो कैसा हुआ मॉलिक्यूल, पोलर एंड अनसिमेट्रिक। कोई दिक्कत किसी को भी, क्लियर है, ठीक। दूसरा एप्लीकेशन लिखो, एग्जाम्पल H2O, ठीक है, NH3 एक्सेट्रा। कोई दिक्कत किसी को इसमें, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक, आगे आ जाओ। सेकेंड एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अपन किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला इसका, एक फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेरिमेंटल म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। कैसे निकालते हैं अपन, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना तो म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी पहले लिख लेते हैं इसको, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला, और उसके बाद एप्लीकेशन लिखा करके क्वेश्चन करा दूंगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन सिस और ट्रांस कर सकते हैं पता, तो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली डाइपोल मोमेंट हमेशा नहीं कर सकते ना, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस। कभी कभार ट्रांस का भी ज़्यादा हो सकता है सिस से ना, पर वो रेयर है, जनरली किसका ज़्यादा होता है, सिस का। तो अगर आपको सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है जैसे, तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
दोनों सीएल्स आजू बाजू है तो उसको बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं इसको? और जब दोनों सीएल अपोजिट होंगे, जैसे सीएल इधर और सीएल इधर, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो इन जनरल आपका जो ट्रांस होता है उसका म्यू जीरो होता है। क्या होता है उसका म्यू? इन जनरल, हमेशा नहीं। तो म्यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो आप क्या बोल सकते हो उसको? ट्रांस। और म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? सेस। कैसे? देखो, इस सीएल के फोर्स को ये सीएल कैंसिल कर देगा, अपोजिट है ना। तो इस सीएल के फोर्स को ये सीएल, इस एच के फोर्स को ये एच, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब क्या? ट्रांस। नेट फोर्स जीरो मतलब, तो नेट फोर्स जीरो म्यू जीरो, नेट फोर्स जीरो म्यू जीरो। और ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। तो म्यू का जो म्यू होता है ट्रांस का, वो जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है? जीरो। पर अगर ये अपोजिट वाले सेम है तभी होगा। जब दोनों अपोजिट सेम नहीं है तब आपका आंसर क्या हो सकता है? चेंज। तब आपका आंसर क्या हो सकता है? ये तब तक वैलिड है म्यू जीरो ट्रांस, म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो सिस, जब अपोजिट एटम क्या होंगे? हमेशा सिमिलर। कब तक लगेगा ये? जब अपोजिट एलिमेंट क्या होगा? सिमिलर। अपोजिट एलिमेंट अलग हो गया तो ये कंडीशन आपका वैलिड नहीं है, ये कंडीशन आपका वैलिड, ठीक, तभी चेंज हो सकता है। ओके, ये आपका थर्ड एप्लीकेशन नोट कर लिए क्या? आगे एक लास्ट, टू लोकेट position of substitute in aromatic compound, तो डाइपोल मोमेंट is inversely proportional to bond angle। डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम। तो इससे अपन पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। चलो समझते कैसे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। बेंजीन रिंग सिमेट्रिक होता है कि अनसिमेट्रिक? सिमेट्रिक, हर तरफ से एक जैसे ना, जब तक कोई अटैच नहीं है तब तक। तो बेंजीन रिंग ये सिमेट्रिक ना, एक जैसे दिखता है ना हर तरफ से, ठीक। यहाँ से देखो क्या पूछा, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ठीक। ये पता करते हैं, अब समझो। सबसे पहले बेंजीन इज सिमेट्रिक सिस्टम, इसको सबको जोड़ूंगा तो ये तीनों सीएल के बीच में जो एंगल आएगा वो 120 आएगा। तीनों क्लोरीन, एंगल 120। तो आपको पता है अगर 120 के एंगल पे तीन सेम फोर्स लगाओ, F1 F2 एंड F3, और तीनों फोर्स सेम है तो नेट फोर्स क्या आता है? जीरो। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो 120 के एंगल पे तीन फोर्स लगा रहा हूँ, F1 F2 F3, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो F नेट क्या आ जाएगा? पता है ना सबको। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा इसका? जीरो। तो इसका म्यू क्या आएगा? जीरो। ये सी एल को क्या कर देगा? कैंसिल। यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। तो म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ये इसको कैंसिल कर देगा, इसकी वजह से होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे कोई किसी को कैंसिल, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तीनों की वजह से, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ये दो कैंसिल एक की वजह से। तो किसका म्यू सबसे ज़्यादा? किसका म्यू सबसे ज़्यादा? ए का, हाँ या ना?
कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एंगल के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं अपन उसको, ऐसा जरूरी नहीं। इसका और इसका क्या है, सेम। अपोजिट है मतलब कैंसल, अपोजिट है मतलब इसका कोई भी किसी का अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पे कोई किसी को कैंसिल, तो डायपोल मोमेंट 3 की वजह से लगेगा, यहाँ पे ये कैंसिल 1 की वजह से लगेगा, यहाँ पे पूरा कैंसिल, यहाँ पे पूरा कैंसिल। सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका, ए का। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए। सी वाले में बेटा सिमेट्रिक सिस्टम है और 120 एंगल पे तीनों। तो अगर अगर कोई एक पॉइंट है, मैं इस पर 3 फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स, एफ, एफ और ये भी एफ, और एंगल हो 120, तो मैग्नीट्यूड आता है निकालना, एफ नेट, यस और नो। तो इसका जो नेट फोर्स होगा, ये आपने फिजिक्स में किया होगा ना, फॉर्मूला लगा के, क्या लगा के, फॉर्मूला लगा के। तो जब नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स आपका जीरो आएगा बेटा। सिमेट्रिक सिस्टम में जब सेम फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स क्या आता है, तो ये आपका कैसे सिमेट्रिक समझ जाओ भैया। अभी मैंने समझा सिमेट्रिक सिस्टम, लीनियर, एसपी, ट्राइगोनल प्लेनार, तो ये ट्राइगोनल प्लेनार नहीं है क्या, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में चारों एटम सेम, ट्राइगोनल प्लेनार में चारों एटम तीनों एटम सेम, लीनियर में दोनों एटम सेम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में पांचों एटम सेम, ऑक्टाहेड्रल में 6 एटम सेम, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 7 एटम सेम, सबका म्यू के साथ जीरो। तो वही सेम चीज़, इसको अगर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूँ मैं, अगर इमेजिन करूँ कि भैया ये यहाँ तक है, ठीक, तो इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ, इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ और इसको यहाँ, यस और नो, समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रायंगल हुआ और एक ही प्लेन पर है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर पे 3 चौक एटम, तीनों क्लोरीन सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या आ जाएगा, जीरो, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे समझ लो। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस और नो? ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज इतना, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल मुझे दे के रखा है कितना, 1.03 डी। कोई दिक्कत इसमें? मुझे चाहिए म्यू थ्योरेटिकल, हाँ या ना? मुझसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा है ना, क्या पूछा है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यस और नो? फॉर्मूला भी लिख के दिया हूँ आप लोग को, क्या था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन न्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, यस और नो? तो म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू
म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। आ जाओ, एक्सपेरिमेंटल तो है, मुझे क्या चाहिए थ्योरेटिकल, तो म्यू का फॉर्मूला भी लिख के देना, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, क्यू इंटू डी। तो आ जाओ, क्यू इंटू डी, क्यू मतलब क्या है चार्ज, चार्ज मतलब कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1 पॉइंट, मैग्नीट्यूड लेना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस कितना दिया है 1.275 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में चाहिए, तो एंगस्ट्रॉम से मीटर कन्वर्ट करोगे 10 के बार कितना, हाँ या ना। 1.6 इंटू 1.275 कितना होता है बताओ बे, 10⁻19 इंटू 10⁻10 कितना हो जाएगा 10⁻⁻29 यूनिट होगा कूलम, चार्ज कूलम में लिए ना, और लेंथ को किस में लिए मीटर में, हाँ या ना। 11 में मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट पक्का, ओके 2.04। कोई दिक्कत इसमें, ये कूलम मीटर और ये डेबी हो सकता है का काम ना, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, अबे हाँ ये ना, ये कूलम मीटर कैसा है समझ में आया, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किस में होता है कूलम में, और एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया किस में हमने मीटर में, तभी क्या लगा है 10⁻⁻10, तो मेरा यूनिट क्या आया कूलम मीटर, ऊपर में क्या दिया है डेबी, काम चलेगा क्या, तो भैया दोनों कन्वर्ट करने का मैंने फॉर्मूला दिया था, 1 डेबी इज इक्वल टू कितना, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल को कन्वर्ट कर लेते कूलम मीटर में, तो 1.03, 1 डेबी इज इक्वल टू लिख के दिया था क्या बेटा, 1 डी इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 का पावर कितना कूलम, तो लगा दो बेटा, इंटू क्या आएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर कितना -30, ये कूलम मीटर हो गया, तो 3.33 इंटू 1.03 करोगे क्या आएगा बे 3.42 इंटू 10 टू द पावर कितना -30 कूलम मीटर। आ गया सब एक ही यूनिट, वैल्यू फॉर्मूले पुटअप करो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या था फॉर्मूला बेटा, म्यू ऊपर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, हाँ या ना। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना दिया है, कितना दिया है म्यू एक्सपेरिमेंटल निकाला कहीं पे अपन ने, हाँ 3.4 इंटू 10 टू द पावर -30 अपॉन 2.04 इंटू, ठीक है इंटू कितना 100। सॉल्व करो बेटा क्या रहा है देखो, थोड़ा कैलकुलेशन कर लोगे खुद से, हाँ या ना, तो ये आएगा 17%, कर लेना खुद से आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का छाप चुके कि छापना है तुमको, चलेगा यहाँ से ना, क्वेश्चन लिख लिए थे, ठीक बाकी लिख लो। नेक्स्ट लिखिए वंडरवॉल फोर्स, क्या लिखिए नेक्स्ट हेडिंग वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। तो उसमें पहला डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं इसको अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको दिया था तो उसको हम किसन फोर्स भी बोलते हैं, किसान का फोर्स, ओके। याद आंदो डाइपोल समझते हो, अभी पढ़ाए ना डाइपोल मोमेंट, तो दो चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है HCl, कैसे डाइपोल हुआ, H और Cl का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है,
तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, और H पे क्या आ जाएगा, प्लस। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज व्हाट, डाइपोल। तो आपका HCl क्या हुआ, डाइपोल। अबे हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को? मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है HCl का, तो ये भी क्या हुआ, डाइपोल, यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज इस बाजू वाले के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसका पॉजिटिव चार्ज इस बाजू वाले के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इस अट्रैक्शन को अपन ने नाम दिया है क्या, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। समझ गए? तो HCl इज ए डाइपोल, अनदर HCl दैट इज ऑल्सो डाइपोल। तो ये HCl इस Cl का नेगेटिव और इस H का पॉजिटिव, ये डाइपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इस अट्रैक्शन को अपन ने क्या नाम दिया है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या नाम दिया इसको, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कोई दिक्कत किसी को? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है सबको? आओ समझते हैं। तो डाइपोल समझ लेते सबसे पहले, क्या समझ लेते हैं, डाइपोल। क्या समझ लेते थोड़ा सा, डाइपोल। आओ डाइपोल समझे। तो ये आपका डाइपोल था, यस और नो? ये आ गया आपका डाइपोल। कोई तकलीफ किसी को? सो दैट इज अ डाइपोल। मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये H और ये भी H। तो H और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्या? तो ये डाइपोल नहीं है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? H और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा अपनी ओर, क्या चार्ज आया उस पर, नेगेटिव, और H पे क्या आया, पॉजिटिव। तो H और Cl वॉज डाइपोल। HCl की वजह से वो क्या था, डाइपोल। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो HCl वॉज अ डाइपोल। HCl क्या था आपका, डाइपोल। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, H और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्या? तो ये डाइपोल नहीं है बेटा, ये डाइपोल। बट इस नेगेटिव के पास आने से इसके ऊपर अपने आप क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। इंडक्शन बोलते हैं इसको। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, उसके बाजू में न्यूट्रल रॉड को रखोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जैसे इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा। तो क्या ये डाइपोल था? नहीं, ये अभी अभी बना है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा, समझ गए? HCl वॉज डाइपोल बट HH वॉज नॉट अ डाइपोल। तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन अब स्टार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्या ज़्यादा पावरफुल, डाइपोल डाइपोल की डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल? क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, इसको बनेगा फिर अट्रैक्शन होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को? छाप दिए क्या तक? ठीक, अगला। अगला आपका है इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या मतलब समझते हैं। मेरे पास है H2, क्या है मेरे पास? अब H2 इज ए डाइपोल और नॉट? नहीं, H2 कोई डाइपोल। ठीक, ठीक है। तो ये एक सरफेस है, क्या ये एक सरफेस, ठीक है।
ओके, ये कोलिजन के पहले। और जैसे ही इसमें कोलिजन होगा, क्या होगा इसमें कोलिजन, तो आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा थोड़ा सा ऐसा। आफ्टर कोलिजन ये बन जाएगा डाइपोल। क्या बन जाएगा? पहले डाइपोल था क्या, अभी क्या बना? डाइपोल। कैसे बना समझेंगे, तो इसको मैं नाम दूंगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अभी अभी बनाए तो उसको क्या नाम दिया? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। और इस पर क्या आएगा? तो ये इसकी वजह से बना है, तो उसका नाम होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ या ना? क्या नाम होगा इसका? इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या मतलब समझो। यहां से पहले ये हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन है, तो डाइपोल नहीं है। हाँ या ना? अब घूमते घूमते ये हाइड्रोजन जाके यहाँ टकरा गया, घूमते घूमते जाके ये से टकरा गया। जैसे इससे टकराएगा, जैसे इससे इसका जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब जैसे ही टकराएगा पूरा इलेक्ट्रॉन खसक के इधर आ जाएगा। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन खसक के आएगा तो उधर क्या आएगा? नेगेटिव। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन खसक के आएगा उधर क्या आएगा? और दूसरे पे क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल 4 दोस्त घूमने निकले कार से, ठीक है? तो 4 दोस्त जब घूमने निकले कार से, तो कार में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा? एक चला रहा है, एक बाजू बैठा है, और पीछे के सीट में 2 फैल के बैठे हैं। हाँ या ना? कि चारों एक दूसरे गोद में बैठे हैं, चारों फैल के बैठे हैं ना दूर दूर। यस और नो? सिमेट्रिक वे में। हाँ या ना? अब जो जोश में जो चला रहा था उसने थोड़ा ज़्यादा जोश में चला दिया गाड़ी, और गाड़ी जाके के हिट हो गई दीवार से। फिर चारों के चारों किधर मिलेंगे? विंडशील्ड पे चिपके हुए, है ना? अगर विंडशील्ड टूटा तो बाहर, नहीं तो चारों के चारों एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे चौथा। यस और नो? चारों के चारों कहाँ मिलेंगे? अलग अलग एक जगह पे। तो पहले चारों कार में पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, 2 आगे 2 पीछे बराबर। अब चारों के चारों विंडशील्ड पे। हाँ या ना? तो सेम हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ या ना? तो जैसे ही हाइड्रोजन आकर के टकराया, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड खसक के इधर आया, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड खसक के। तो यहाँ पे नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझ गए? तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब बनाइए डाइपोल, अब बनाइए इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही टकराया तुरंत किस में कन्वर्ट हुआ? ये डाइपोल में। पहले था क्या? फिर जैसे ही डाइपोल बनेगा तो उसके बाजू में जो हाइड्रोजन घूम रहा था, तो ये पॉजिटिव की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा? और इस नेगेटिव की वजह से इस पर क्या आएगा? तो ये भी अभी भी डाइपोल बना है, पर ये किसकी वजह से बना? इंडक्शन की वजह से। तो इसका नाम क्या होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका नाम क्या हुआ? कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? तो ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। और दोनों के बीच के अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? हाँ या ना? इसका और एक नाम भी है, इसको हम बोलते हैं बेटा लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लंदन एक साइंटिस्ट का नाम था, या इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। ये फोर्स जितने भी गैस सॉलिड फॉर्म में होते हैं उसमें लगता है। सॉलिड CO2। CO2 क्या है? गैस की सॉलिड की लिक्विड? CO2 इज गैस। हाँ या ना? CO2 क्या है? गैस है। तो जब CO2 गैस है तो अभी सी बात है अट्रैक्शन कम है। CO2 गैस है तो अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड। फिर तो अगर CO2 गैस है मतलब उसमें अट्रैक्शन कम है। सॉलिड CO2, ड्राई आइस, जानते हो ना? ड्राई आइस मतलब क्या होता है? CO2 ही, पर सॉलिड फॉर्म में। तो अचानक से आपका CO2 ड्राई आइस में कैसे कन्वर्ट हुआ? सॉलिड कैसे बना? तो जब CO2 को कंप्रेस करोगे तभी वो क्या होगा? सॉलिडिफाई होगा ना। कैसे हो जाएगा? इस कमरे में CO2 थे, पूरा CO2 से भरा कमरा है, घूम रहे इधर उधर, गैस है, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया मतलब पिस्टन लगा के पूरे कमरे को पिचका के छोटा कर दिया। अब जैसे जैसे कमरे का स्पेस कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे? पास आएंगे, कोलिजन होगा, पास आएंगे। जैसे कोलिजन होगा तो क्या जनरेट होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और उसकी वजह से क्या बनेगा?
तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है उनमें? लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स, या इसका नाम जो है वो है आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। तो इसकी वजह से, कंप्रेस करने की वजह से अब आपके CO2 में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। तो फोर्स बढ़ रहा है। तो कोई चीज़ गैस से क्या बनेगा? फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विड, और बढ़ेगा तो, समझ गए? तो जितने भी गैसेस सॉलिड फॉर्म में होते हैं सब में ये वाला फोर्स होता है। जितने भी गैसेस सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है? ये वाला फोर्स। कोई दिक्कत किसी को भी? नोट कर लो। So write down the note point. इस पे बेस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, ठीक है? तो आयन आयन इंट्रैक्शन में आप आयन आयन इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेशन टू 1/r डिस्टेंस है ये, एंड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1/r³, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। और ये डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स होता है r का पावर 6, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, डिस्टेंस या यू कैन से रेडियस ऑफ एटम, जो भी बोलो, ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो गैसेस अगर है तो 1 रेडियस होता है मतलब, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्टेंस बोल सकते हो, जो भी हो, दैट इज अ डिस्टेंस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा बच गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक बचा और एक बनाना बॉन्ड बचा है, ठीक है? तो ये 2 टॉपिक बचा है, इसको नेक्स्ट क्लास में अपन वाइंड अप कर देंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है।